हेलो बच्चों, लॉकडाउन ई पाठशाला डी श्री रामगढ़ के द्वारा आयोजित आज के केमिस्ट्री पाठशाला में 12th साइंस के सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, सॉल्यूशन के आज हम लोग पार्ट 10 पे पहुंच चुके हैं और आज के इस पार्ट 10 में हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। प्रीवियस क्लास में हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर बात की थी, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। पार्ट 9 में हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को क्लियर किया था। आई होप कि आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा और साथ ही साथ हमने कुछ न्यूमेरिकल भी दिया था एज ए होमवर्क। तो हम चाहेंगे कि आप अपना होमवर्क चेक कर लें, अपना आंसर मैच कर लें कि आपने जो सॉल्व किया वो आंसर आपका सही है या गलत है। फिर इसके बाद हम लोग आज के इस पार्ट 10 में हम लोग शुरू करने वाले हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नेक्स्ट पार्ट डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, तो देखिए ये हमारे 3 क्वेश्चन जो आप लोगों ने हम लोग होमवर्क दिया था और ये आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग बना लिए होंगे और ये आपका आंसर, ये आपके आंसर्स हैं जो आप लोग अपने आंसर से मैच कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपने सही बनाया या गलत बनाया। आई होप कि आप लोग सही बनाए होंगे। तो यदि आपका आंसर मैच नहीं हो रहा है तो आप उसको दोबारा बनाइए, आसानी से बन जाएगा। सारा क्वेश्चन आपका फॉर्मूला पे है जो हमने लास्ट टाइम बताया था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पर। इसमें पूछा जा रहा था कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट एक्वस सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट पूछा जा रहा है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट गिवन है। ठीक है, इसे हम क्या लिखते हैं, इसे T0 भी लिखेंगे, इसको हम TB लिखेंगे। TB फाइंड करना है। 100 ग्राम को वाटर यानी कि W1 गिवन है, W2 हमारा 0.6 ग्राम है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग उम्मीद है कि बना लिए होंगे। लास्ट क्वेश्चन जो थर्ड है, इसमें उस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा जा रहा था एज ए सल्फर। तो सल्फर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तभी पता चलेगा जब इस सल्फर का मॉलिक्यूलर मास पता हो। यदि आप सल्फर का मॉलिक्यूलर मास पता लगा लेते हैं सॉल्यूट का और आपको फॉर्मूला पता है कि एक अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमने पार्ट 9 में समझा रखा है। वो फॉर्मूला पे आपका सारा न्यूमेरिकल बन जाएगा। चलिए, या तो बन गया होगा या फिर यदि आंसर मैच नहीं हो रहा है तो आप उसको दोबारा ट्राई कीजिए, जरूर से जरूर बन जाएगा। ओके, चलिए, इसी के साथ हमारा आज पार्ट 10 स्टार्ट होता है और इस पार्ट 10 में हम लोग आज बात करने वाले हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? डिप्रेशन का मतलब आप समझ लीजिए, डिप्रेशन था डिप्रेस्ड होना, डिप्रेस्ड मतलब था कम हो जाना, घट जाना। ठीक है, अब ये क्या घट जाना? फ्रीजिंग पॉइंट घट जाना। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से पहले हमें ये समझना पड़ेगा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। हर एक लिक्विड का अपना एक फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो पहले हम फ्रीजिंग पॉइंट क्लियर करते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट एक्चुअली में होता क्या है, आप देख सकते हैं ये आइस क्यूब हमारा है और ये हमारा वाटर मेल्ट टू वाटर फ्रीज टू आइस और आइस मेल्ट टू बोलिए वाटर। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को कहते हैं, उस सर्टेन टेम्परेचर को कहेंगे एट विच द सॉलिड फेज एंड लिक्विड फेज, बताइए यहाँ दोनों फेज है, लिक्विड फेज भी है और बोलिए लिक्विड फेज भी है और सॉलिड फेज में। एक ऐसा टेम्परेचर पर कोई सब्सटेंस पहुंचता है, कोई लिक्विड पहुंचता है जहां उसकी सॉलिड फेज और लिक्विड फेज दोनों एग्जिस्ट हो, दोनों को एग्जिस्ट हो। ओके, और उस समय उसकी जो वेपर प्रेशर होगी, जितना सॉलिड फेज का उतना ही लिक्विड फेज का। तो जिस टेम्परेचर पर ये बात बनती है मतलब ये सिचुएशन क्रिएट होता है जब इक्विलिब्रियम अटेन करता है सॉलिड एंड लिक्विड, यानी कि हमारा जो हमारा वाटर है वो वाटर हमारा आइस कन्वर्ट हो चुका है, वही आइस हमारा वाटर में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये किस स्टेट में है? इक्विलिब्रियम स्टेट में है। और इस इक्विलिब्रियम स्टेट में जो है ये किस टेम्परेचर पर? एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। तो जिस टेम्परेचर पर सॉलिड और वाटर, सॉलिड और लिक्विड दोनों का फेज का वेपर प्रेशर क्या हो, सेम हो, उस टेम्परेचर को कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड फेज एंड लिक्विड फेज ऑफ ए सब्सटेंस हैज द सेम वेपर प्रेशर। इस कंडीशन पे दोनों की वेपर प्रेशर क्या होगी? सेम होगी। तो इसी टेम्परेचर को कहते हैं हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, तो फ्रीजिंग पॉइंट हम देखें कि ये इक्विलिब्रियम अटेन करता है, सॉलिड में भी कन्वर्ट टू लिक्विड और लिक्विड में कन्वर्ट टू सॉलिड। At this stage, the vapor pressure of solid phase and liquid phase both are same at this temperature, which temperature is called freezing point temperature. Okay. Now, अब जब सोचिए स्टूडेंट कि यदि इस प्योर सॉल्वेंट में, हर एक प्योर सॉल्वेंट का अपना एक फ्रीजिंग पॉइंट होता है। जैसे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट यदि मैं आपसे पूछूं तो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस हमारा वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है। लेकिन यदि स्टूडेंट इस वाटर के सॉल्वेंट में, यानी प्योर सॉल्वेंट में, यदि हम कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करें, कैसा सॉल्यूट? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करें, तो बताइए
बताइए कि वेपर प्रेशर में चेंजिंग आएगा? बिल्कुल चेंजिंग आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं किसी प्योर सॉल्वेंट में तो उसकी वेपर प्रेशर लो हो जाता है। तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। जब ये वेपर प्रेशर लो हो जाएगा तो जितना फ्रीजिंग पॉइंट पहले था उस प्योर सॉल्वेंट का, क्या उस टेम्परेचर पर यह क्या फ्रीज करेगा? हमारा जवाब होगा बिल्कुल नहीं करेगा। अब बताइए, इसको फ्रीज करने के लिए टेम्परेचर को और कम करना होगा कि ज्यादा करना होगा? बोलिए, इस टेम्परेचर को हमें और कम करना होगा कि ज्यादा करना होगा? तो आपका जवाब आई होप कि मिलना चाहिए। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, टेम्परेचर को और कम करना पड़ेगा। तो जितना टेम्परेचर कम होगा, जितना टेम्परेचर कम होगा उसी को कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। नहीं समझ में? पहले ये वाटर फ्रीज कितने टेम्परेचर पे हो रहा था? 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन अब ये जो जब इसमें प्योर सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो अब वो वाटर जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज नहीं करेगा, ये माइनस पे चला जाएगा। देख रहे हैं, जब आप टेम्परेचर को लो करेंगे -2 डिग्री सेल्सियस, तभी ये आपका सॉल्यूशन जो है वो फ्रीज करेगा। यानी सॉल्यूशन फेज में आके इसकी फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? घट गया। तो जितना फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, जितना टेम्परेचर कम हो गया, उसी कम टेम्परेचर को कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और थोड़ा क्लियर करते हैं। अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ में हमें यह मालूम है कि हमारा सॉल्यूशन की जो वेपर प्रेशर होती है वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा। बोले क्यों? क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया गया है। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर जो होगा वो सॉल्यूशन फेज का क्या होगा? कम होगा एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, राइट? द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, the vapor pressure of solution containing a non-volatile solid is lower than that of pure solvent and therefore it would become equal to that of the solid solvent at a lower temperature। तब ये इक्विलिब्रियम अटेन तब करेगा, ये आपका फ्रीज तब करेगा जब टेम्परेचर को कम करेंगे। टेम्परेचर जब कम करेंगे तब सॉलिड और सॉल्वेंट इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, सॉलिड फेज और लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर बराबर होगा। क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो जा रहा है और वेपर प्रेशर को बराबर रखने के लिए, सॉलिड और सॉल्वेंट को इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? टेम्परेचर को और घटाना पड़ता है। तो जितना टेम्परेचर कम होगा उस सॉल्यूशन को फ्रीज करने में उसी कम टेम्परेचर को कहते हैं, उसी फॉलिंग इन टेम्परेचर को कहते हैं, उसे डिप्रेसिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट को कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। समझना? तो ओवरऑल हमें यहाँ ये समझना है कि कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम जब किसी प्योर सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है? प्योर सॉल्वेंट से कम हो जाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है ये वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का घटता है एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ओके, दस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेस, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है सॉल्वेंट का क्या हो जाता है? कम हो जाता है। पहले उसकी फ्रीजिंग पॉइंट था ज्यादा था, लेकिन अब फ्रीजिंग पॉइंट उस सॉल्वेंट का सॉल्यूशन में क्या हो गया? कम हो गया। यानी अब उस टेम्परेचर पर ये फ्रीज नहीं कर रहा, अब फ्रीज कर रहा और कम टेम्परेचर पर। द सॉल्यूशन यानी कि डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड दैट ऑफ द, बोलिए TF। TF क्या है स्टूडेंट? TF है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट और T0F क्या है? T0F है हमारा, बोलिए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो अब बताओ, सोच के बताओ कि T0F और TF में वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? बिल्कुल सही सोच रहे हैं, T0F की वैल्यू ज्यादा होगा और TF की वैल्यू कम होगी। क्योंकि TF क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्यूशन में मौजूद सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन फेज में। और ये T0F क्या है? T0F है प्योर सॉल्वेंट की फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर, उस समय प्योर जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड नहीं किया गया था। और ये जो TF क्या है? ये फ्रीजिंग पॉइंट उस सॉल्वेंट का है जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किए हुए हैं। तो इसी डिफरेंस को कहते हैं इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसी डिफरेंस का मतलब T0F TF के डिफरेंस को जितना आपका कम हो गया, तो कितना कम हो गया? पहले का फ्रीजिंग पॉइंट आपको जानना पड़ेगा जब वो प्योर था, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करने के बाद जब उसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो हमें जानना पड़ेगा। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा, इसी डिफरेंस को कहते हैं स्टूडेंट डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। दिस रिप्रेजेंट डेल्टा TF और डेल्टा TF इक्वल टू T0F माइनस क्या स्टूडेंट? TF। ओके, चलिए हम आगे और बढ़ते हैं, इस कॉन्सेप्ट को और थोड़ा क्लियर करते हैं ग्राफिकली। चलिए मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, द वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इज एज फॉलोज। जरा देखिए इस ग्राफ को, इस ग्राफ को जब ध्यान देंगे, इस ग्राफ में हम क्या दिखाना चाह रहे हैं? एक तरफ हमारा वेपर प्रेशर है और दूसरी तरफ हमारा टेम्परेचर है। थोड़ी देर के लिए आप इस कर्व को भूल जाइए, DE को, अभी हम बात कर रहे हैं केवल A, B और C को।
थोड़ी देर के बाद हम इस पर बात करेंगे। ये उस समय का ये कर्व है, ये उस समय का वेरिएशन है जब वो सॉल्वेंट प्योर था। आपको मालूम है कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ाते हैं उसकी वेपर प्रेशर उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है। तो ए से बी की ओर आने का मतलब क्या हुआ? ए से बी की ओर आने का मतलब और टेम्परेचर कम हो रहा है, चूंकि टेम्परेचर है, टेम्परेचर कम हो रहा है। एक ऐसा टेम्परेचर है जहां ये लिक्विड जो सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, ये बी पॉइंट पे पहुंचकर, यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर में पहुंच कर क्या कर गया? फ्रीज कर गया। मतलब इस बी पॉइंट पर जो उसकी वेपर प्रेशर जो होगी इस सॉलिड फेज का, चूंकि ये कौन सा पॉइंट है? बी पॉइंट, और ये बी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां सॉल्वेंट सॉलिड फेज में भी है और लिक्विड फेज में भी। यहां से ये सॉलिड फेज, ये कर्व हमारा सॉलिड फेज को रिप्रेजेंट करता है, फ्रोजन सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करता है, और ये हमारा लिक्विड सॉल्वेंट को। तो ये बी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां ये दोनों फेज है, लिक्विड फेज भी है और सॉलिड फेज भी है, एक सर्टेन टेम्परेचर पर। और वही टेम्परेचर क्या कहलाता है? हमने थोड़ी देर पहले बताया था, फ्रीजिंग पॉइंट। तो अभी हम बात कर रहे हैं प्योर सॉल्वेंट का, अभी हम सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये जिस टेम्परेचर पे फ्रीज कर गया, दैट पॉइंट इज बी। और बी से बियॉन्ड यदि आप टेम्परेचर को और घटाना स्टार्ट करें तो क्या बताइए, ये सॉलिडिफाई हो जाएगा। ये सारा कर्व जो होगा वो फ्रोजन स्टेट में होगा, दैट मीन सॉलिड स्टेट में होगा। और ये कर्व हमारा यदि से टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा दे तो ये कौन सा फॉर्म में होगा? लिक्विड फॉर्म में होगा, राइट। तो ये जो बी पॉइंट है, जो ये कर्व में आप जो बी पॉइंट देख रहे हैं, ये एक बी पॉइंट इक्विलिब्रियम स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब यहाँ आपका जो बी पॉइंट है, सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में भी है, सॉलिड स्टेट में भी है और लिक्विड स्टेट में भी है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, जिसे कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। ओके, तो ये कर्व आपका उस कंडीशन का है, उस कंडीशन का वेरिएशन का है जब सॉल्वेंट प्योर था। अब जब इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को हम ऐड करते हैं, जब इसमें हम लोग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, तो बताइए क्या होगा? अब जरा इस कर्व को ध्यान दीजिए, देखिए ये सॉल्यूशन फेज का, मतलब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जब आपस में ऐड कर चुके हैं। अब जब हम इसका टेम्परेचर घटाना शुरू करेंगे तो क्या ये बी पॉइंट पे ये फ्रीज करेगा? तो हमारा जवाब होगा नहीं। क्या ये बी पॉइंट पर ये सॉलिडिफाई होगा? तो हम बोलेंगे नहीं। कहाँ जाके फ्रीज किया? ई पॉइंट पे जाके। देखिए क्या हमने नाम दे दिया? ई पॉइंट। ई पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां सब्सटेंस सॉल्यूशन मतलब लिक्विड, सॉल्यूशन मतलब लिक्विड फेज में भी है, और EC क्या है? सॉलिड फेज में भी है। तो जिस टेम्परेचर पर अब सॉल्यूशन फ्रीज कर रहा है हम क्या लिखे हैं? TF। ये TF क्या है बोलिए? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और ये T0F क्या बताइए? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो बताइए T0F की वैल्यू, T0F की वैल्यू क्या बताइए, ज्यादा है या कम है? तो हम इस ग्राफ में देख सकते हैं कि T0F की वैल्यू जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू TF। T0F की वैल्यू, जस्ट मिनट, T0F की वैल्यू क्या है? ज्यादा है TF से। तो कितना ज्यादा है? तो हम इसका कितना ज्यादा है या कितना कम हो गया, ये जानने के हमें क्या करना पड़ेगा? ये जानने के लिए हमें दोनों का डिफरेंस करना पड़ेगा, दैट मीन्स दोनों को हमको माइनस करना पड़ेगा। तो जब हम दोनों को माइनस करेंगे स्टूडेंट, किस तरह से? जस्ट मिनट, जब दोनों को माइनस करेंगे तो एक बात तो क्लियर हो रहा है कि वेपर प्रेशर जो होगा वो सॉलिड स्टेट का जो होगा, सॉलिड स्टेट का जो वेपर प्रेशर होगा वो ऑलवेज वेपर प्रेशर जो होगा वो लिक्विड से क्या होगा? कम होगा। आप इस कर्व में भी देख सकते हैं कि यहाँ लिक्विड फॉर्म का वेपर प्रेशर, तो लिक्विड फॉर्म की वेपर प्रेशर ज्यादा है और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर क्या है? कम है। तो सॉलिड फेज में वेपर प्रेशर जो होगी कम होगी और लिक्विड फेज में जो वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा। ये क्यों आप तो जानते हैं। इस तरह हम देख सकते हैं कि सॉलिड फेज और लिक्विड फेज बी पॉइंट पर क्या हो गया? एक इक्विलिब्रियम अटेन किया, और इसी इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन करने पर जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। ये आपका इक्विलिब्रियम स्टेट है और ये ई पॉइंट भी हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट है। बी पॉइंट में इक्विलिब्रियम स्टेट उस वक्त है जब वो प्योर था, और ई पॉइंट इक्विलिब्रियम स्टेट तब है जब वो सॉल्यूशन फेज में है, मतलब जब उसमें हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर चुके हैं। तो ओवरऑल हमें ये समझ में आ रहा है कि TF की वैल्यू T0F से क्या है? कम है। देख सकते हैं TF की वैल्यू T0F से क्या है? कम है। क्योंकि अभी हमने बताया कि जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? तो डेल TF कम हो जाता है। डेल TF क्या है? डेल TF ही तो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कितना कम हो गया? तो इतना कम हो गया, दिस इज द डेल्टा TF।
दिस इज द डेल्टा टी एफ, और डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू लिख सकते हैं टी नॉट एफ माइनस टी एफ। टी नॉट एफ क्या शो कर रहा है? टी नॉट एफ हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और टी एफ क्या हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए। तो दिस डेल टी एफ रिप्रेजेंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, टी नॉट एफ रिप्रेजेंट क्या बोलिए? टी नॉट एफ रिप्रेजेंट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और टी एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टी एफ रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इसी डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर को कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? तो बिल्कुल है। बोलिए क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी को कहते हैं जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर डिपेंड करे, जो सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करे। तो आप प्रैक्टिकली समझ सकते हैं स्टूडेंट कि जब आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है। अब जितना ज्यादा आप ऐड करोगे, जितना ज्यादा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट उस सॉल्वेंट में ऐड करोगे, सोचिए क्या होगा? उसकी वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा। जब वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा तो डेफिनेटली उसकी फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा? और कम हो जाएगा। तो ये साफ देख सकते हैं कि द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉलिड। ये जो रेड कलर का जो पार्टिकल्स दिख रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है सॉलिड पार्टिकल को, और जो ब्लू कलर के हैं वो सॉल्वेंट को। तो जितना ज्यादा आप सॉलिड पार्टिकल ऐड करेंगे उसके डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। यानी कहने का मतलब इस कॉन्सेंट्रेशन को हम यदि मोलालिटी नाम दे दें तो हम एक्सपेरिमेंटली ये पाए हैं हम लोग, मतलब एक्सपेरिमेंट में ये ऑब्जर्वेशन पर ये पाया गया है कि डेल टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। एम क्या है? मोलालिटी। मोलालिटी मतलब द नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो डेल टी एफ मतलब एलिवेशन इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलालिटी कब बढ़ेगी? जितना ज्यादा आप सॉल्यूट को ऐड करोगे। कौन सा सॉल्यूट? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, राइट। तो इस तरह हम कह सकते हैं इस प्रोपोर्शनल को जब हटाएंगे तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको हम केएफ से प्रेजेंट कर रहे हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम के बी लिखे थे, यहाँ क्या लिखे? केएफ। तो केएफ यहाँ क्या है? तो यहाँ लिख चुके हैं केएफ है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या आप इसे बोल सकते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या आप इसे कह सकते हैं क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट। आप इसे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कह सकते हैं या आप इसे क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट कह सकते हैं। किसको? इस केएफ को। डेल टी एफ इक्वल टू केएफ इनटू एम। मान लिया जाए सॉल्यूशन की मोलालिटी 1 हो। अब सॉल्यूशन की मोलालिटी 1 कब होगा बताइए? जब 1 ग्राम मोल का सॉल्यूट 1 केजी के, बोलिए 1 केजी के सॉल्वेंट के मास में डिसॉल्व हो। जो 1 केजी के मास ऑफ सॉल्वेंट पे जब 1 मोल का सॉल्यूट डिसॉल्व हो तो उसकी मोलालिटी कितना हो जाएगा? 1 होगा। जब मोलालिटी 1 हो जाएगा तो हम कह सकते हैं डेल टी एफ इक्वल टू केएफ। डेल टी एफ इक्वल टू केएफ मतलब मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यानी एक सॉल्यूशन जब 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर मतलब 1 मोलरिटी सॉल्यूशन, 1 मोलर सॉल्यूशन का जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर होगा वही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। बोलिए मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट या फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। डिफाइन कर सकते हैं इसको। देखिए मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट जिसको केएफ कह रहे हैं कैन बी डिफाइंड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 केजी ऑफ द सॉल्वेंट। मोलालिटी 1 कब होगा? जब 1 मोल का सॉल्यूट डिसॉल्व हो 1 केजी के सॉल्वेंट पर, 1 केजी के मास के सॉल्वेंट पर। तो इस तरह हम मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक का कॉन्सेप्ट यूज करके हम इस केएफ की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। कोई भी सॉल्वेंट का कितना मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होगा एज ए वाटर, एज ए अल्कोहल, एज ए बेंजीन, किसी भी सॉल्वेंट का हम आसानी से मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। कैसे बताते हैं अभी, लेकिन उससे पहले व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट? सेम यूनिट केल्विन केजी पर मोल। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का भी यही यूनिट था और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का भी यही यूनिट होगा, केल्विन केजी पर मोल। कैसे हुआ देखिए, इसका यूनिट बताना है तो केएफ इक्वल टू डेल्टा टीएफ बाई एम होगा। तो डेल्टा टीएफ एज ए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर एज ए केल्विन, और मोलालिटी का यूनिट आप जानते हैं, बोलिए क्या होता है? मोल पर केजी, मोल पर केजी। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो यही ना होगा केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल, या केल्विन पर मोलालिटी, केल्विन पर मोलालिटी भी बोल सकते हैं। ओके, तो हमने कहा कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट प्योर सॉल्वेंट का हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। सबसे पहले कि हर सॉल्वेंट का मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट वैल्यू डिफरेंट होता है। हर सॉल्वेंट का मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट डिफरेंट होता है। यदि हम कुछ लिस्टिंग करें तो हम पाएंगे वाटर का 273 केल्विन पर, 273 केल्विन पर उसका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट 1.86 है।
इथेनॉल के फ्रीजिंग पॉइंट 273 क्यों? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस की फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर है। तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट किस टेम्परेचर पर मेजर करते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर पर। तो देखिए वाटर का 1.86, इथेनॉल का 1.99, साइक्लोहेक्सेन का 20, बेंजीन का 5.12, क्लोरोफॉर्म का 4.79, कार्बन टेट्राक्लोराइड का 31.8 है ना, कार्बन डाइसल्फाइड का 3.83, डाई इथाइल ईथर का कितना? डाई इथाइल ईथर का 1.79, उस तरह एसिटिक एसिड का कितना? एसिटिक एसिड का 3.90। तो ये है लिस्ट, किसका लिस्ट है? डिफरेंट सॉल्वेंट का डिफरेंट मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, चलिए इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू R इंटू M1 इंटू TF स्क्वायर बाय 1000 इंटू बोलिए डेल FUS इसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। हमने कहा था थर्मोडायनेमिक का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होता है, थर्मोडायनेमिक जब 11 से पढ़े हैं। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट में R को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? इस R को आप जानते हैं गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए। M1 क्या है? प्योर सॉल्वेंट का क्या? मोलर मास, यानी मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। और जहां तक TF की बात है तो TF आप जानते हैं, TF है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। आप यहाँ T0F लिख सकते हैं, T0F या नॉट छोड़िए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ओके, और ये क्या है? इंथैल्पी फॉर द फ्यूजन ऑफ द सॉल्वेंट। हर सॉल्वेंट का अपना इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होता है, जो आप थर्मोडायनेमिक पढ़े होंगे 11th में। ओके, तो मान लीजिए स्टूडेंट कि हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं। अब हम काम क्या करने जा रहे हैं? हम एक फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं, जो फॉर्मूला हम न्यूमेरिकल में यूज करने वाले हैं। तो मान लिया जाए W2 ग्राम का कोई सॉल्यूट है, W2 ग्राम का कोई सॉल्यूट है, और हम इस विथ मोलर मास, जब सॉल्यूट है तो उसका मोलर मास तो होगा ही, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, और इसकी मोलर मास को हमने मान लिया M2। मोलर मास कितना मान लिया? M2। और हमने इस प्योर सॉल्ट में डिजोल्व कर दिया। वेट ऑफ सॉल्यूट W2 ग्राम मान लिए, W1 ग्राम क्या है बोलिए? W1 ग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट है, और मोलर मास सॉल्यूट का कितना हम मान चुके हैं? M2। और इस तरह से मोलरिटी कितना हो जाएगा? तो मोलरिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, मास ऑफ द सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉलिड डिजॉल्व इन पर केजी मास ऑफ द सॉल्वेंट। 1000 क्यों हुआ है? आप जानते हैं जब सॉल्वेंट का मास ग्राम में हो तो हमें केजी में कन्वर्ट करना पड़ता है मोलरिटी फाइंड करने के लिए। तो ये हमारा फॉर्मूला किसका है? मोलरिटी का है। मोलरिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो इस फॉर्मूला से हम मोलरिटी फाइंड कर सकते हैं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला दोनों का बिल्कुल सेम है, बस KF और KB में फर्क है। इस तरह से डेल TF इक्वल टू क्या हो जाएगा? KF इंटू M। अभी हमने देखा था डेल TF इक्वल टू क्या था? KF इंटू M। तो क्यों ना हम इस M की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें। जब M की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो डेल्टा TF इक्वल टू हो जाएगा KF इंटू W2 इंटू 1000 बाय W1 इंटू M2। सही है ना? तो ये फॉर्मूला हमारा बहुत ही काम का है न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, जस्ट लाइक एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की तरह है, बस एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में क्या था? डेल TB इक्वल टू KB इंटू W2 इंटू 1000 बाय W1 इंटू M2, और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के लिए क्या है? डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 बाय W1 इंटू M2। इसी फॉर्मूला से कोई अननोन सॉल्यूट का यदि हमें मॉलिकुलर मास फाइंड करना हो तो M2 फाइंड कर सकते हैं। बस क्या करना है? चलिए इसको सॉल्व कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो हमारा M2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? KF इंटू W2 इंटू 1000 बाय W1 इंटू डेल्टा TF। यानी डेल्टा TF पता हो, KF पता हो, तो हम किसी भी, और मास ऑफ सॉल्यूट पता हो, सॉल्वेंट का मास पता हो, तो आसानी से हम कोई अननोन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिकुलर मास फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलिए तो ये एक्सप्रेशन आप लोग को याद रखना बहुत ही काम का है। तो चलिए थोड़ा कैलकुलेशन में आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल में आते हैं। उससे पहले एक बात हम और कहना चाहेंगे, दस द मोलर मास ऑफ नॉन आयनिक सॉल्यूट। देखिए एक बात सुनिए, ये जो भी फॉर्मूला हमारा वैलिड है नॉन आयनिक सॉल्यूट के लिए। नॉन आयनिक मतलब जो आयनिक सॉल्ट ना हो, क्योंकि आयनिक सॉल्ट होगा जब सॉल्वेंट में डालेंगे तो डिसोसिएट कर जाएगा। तो ऐसे केस के सॉल्यूट के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। तो हम कह रहे थे दस द मोलर मास ऑफ नॉन आयनिक सॉल्यूट कैन बी कैलकुलेटेड बाय स्टडिंग द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यदि हम जानते हैं, यदि हम स्टडी कर चुके हैं कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का, ये सॉल्यूशन का कितना है, तो हम आसानी से उस नॉन आयनिक यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ओके, चलिए न्यूमेरिकल में आते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जिसे विटामिन सी कहते हैं, विटामिन सी का ही केमिकल नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है C6H8O6, C6H8O6 टू बी डिजॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। मतलब वो 75 ग्राम के एसिटिक एसिड में डिजॉल्व है, कौन? विटामिन सी। ठीक है, और टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? कम हो गया, कितना? 1.5 केल्विन।
केएफ दिया हुआ है, उस प्योर सॉल्वेंट का केएफ है 3.9 केल्विन केजी पर मोल। ये 3.9 केल्विन केजी पर मोल क्या है? केएफ है, यानी कि डिप्रेशन कांस्टेंट है, या बोल सकते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, या क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट है। किसकी? सॉल्वेंट की। तो यहाँ सॉल्वेंट कौन है? एसिटिक एसिड है, जिसकी वैल्यू आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको मालूम है कि इसको बनाते कैसे? पहले स्टेपिंग करते हैं, सबका गिवन वैल्यू डाटा तैयार करते हैं। W1 हमारे क्वेश्चन में 75 ग्राम है। हाँ, एसिटिक एसिड कितना? 75 ग्राम है, ठीक है। और डेल्टा टीएफ कितना है? तो डेल्टा टीएफ 1.5 केल्विन है, कम हो गया, मेल्टिंग पॉइंट घट गया, तो डेल्टा टीएफ कितना है? 1.5 केल्विन है। डिप्रेशन कांस्टेंट आपका 3.9 केल्विन केजी पर मोल है, क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। और मॉलिक्यूलर मास हमको फाइंड करना होगा किसका? सॉल्यूट का। सॉल्यूट का चूंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है विटामिन सी का, तो हम आसानी से इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं। कितना मॉलिक्यूलर मास आया देखिए, कार्बन 6 12 into 6, हाइड्रोजन 8 1 into 8, या 8 लिख सकते हैं, प्लस 16 into 6 इज इक्वल टू 176। 176 ये क्या है? मॉलिक्यूलर मास है, मोलर मास है। किसकी? एस्कॉर्बिक एसिड का या विटामिन सी का। हमें क्या फाइंड करना है? W2, यानी कि हमारा क्वेश्चन में कह रहा है कितना एस्कॉर्बिक एसिड ऐड करेंगे, यानी कि उस एसिटिक एसिड में, यानी 75 ग्राम के उस एसिटिक एसिड में कितना ग्राम हम क्या करेंगे? एस्कॉर्बिक एसिड ऐड करेंगे, जिससे उसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है 1.5 केल्विन कम हो जाए। ओके, तो हमारा मकसद क्या है? सॉल्यूट का मास फाइंड करना, सॉल्यूट का मास फाइंड करना। तो फॉर्मूला हमारे पास है M2 = KF into W2 into 1000 by W1 into डेल्टा TF। इस गिवन डाटा से आप देख सकते हैं कि KF वैल्यू दिया हुआ है, W2 भी गिवन है, W2 फाइंड करना है, W1 गिवन है, W1 75 ग्राम है। बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 176 इक्वल, तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं, एक ही बात है, या फिर आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, से कोई इशू नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला आएगा, इस तरह से हमारा रीअरेंजमेंट आएगा, W2 = 176 into 75 into 1.5 डिवाइड 3.9 into 1000। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा 5.077। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, आपका आंसर आएगा 5.077 ग्राम। यानी कि इतना ग्राम हम ऐड करेंगे उस एसिटिक एसिड में, 75 ग्राम के एसिटिक एसिड में, जिससे उसकी मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा। कितना होगा? 1.5 केल्विन, यानी जितना पहले था उससे कितना कम हो जाएगा? 1.5 केल्विन। ओके, तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आपको होमवर्क देते हैं। तो इसमें हम लोग जो सॉल्यूशन हम लोग किए, जो कैलकुलेशन करके जो हमारा रिजल्ट आया, 5.077 ग्राम एस्कॉर्बिक एसिड डिसॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट कितना? बाय 1.5 केल्विन, यानी 1.5 केल्विन की मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है? कम हो जा रहा है। कब? जब आप 5.077 ग्राम एस्कॉर्बिक एसिड ऐड करते हैं, मतलब विटामिन सी ऐड करते हैं। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं। हमने कहा, बार बार कहते हैं कि कोई भी वैल्यूज आपके न्यूमेरिकल में पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ W2 पूछा गया, कहीं कहीं M2 पूछा जा सकता है, कहीं कहीं डेल्टा TF भी पूछा जा सकता है, या कहीं कहीं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी पूछा जा सकता है। बस डाटा पे मतलब फोकस कीजिए कि क्वेश्चन में क्या क्या हमारा वैल्यूज गिवन है, वो समझ में आएगा तो 90% क्वेश्चन सॉल्व। गिवन डाटा आपको समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन बनाना हमारा आसान हो गया। इसलिए क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना चाहिए और गिवन वैल्यूज का एक डाटा तैयार करना चाहिए, फिर आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ कुछ होमवर्क आप लोग को हम क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 140 ग्राम ऑफ trichlorothiazine C19H24O5, this is the molecular formula, this is the solute, और 0.746 kg of benzene, बेंजीन में ऐड किया जा रहा है। कितना ग्राम, कितना केजी में? 0.76, यानी W1 और W2 गिवन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आसानी से बन जाएगा। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन, यानी कि प्योर बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया है, इसका मतलब T0F मानेंगे। T0F कितना? 5.5 डिग्री सेल्सियस। और द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट द KF जो बेंजीन का दिया हुआ है, कितना? 5.12। अब बताइए, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, कर लेंगे? आई होप कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, यानी कि यहाँ पर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पूछा जा रहा है। डेल टीएफ पूछ रहे हैं। 309 ग्राम को हम आइसोप्रीन, 309 ग्राम क्या है? आइसोप्रीन है। आइसोप्रीन Ag3-5S8, इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। डिसॉल्व कर रहे हैं 747 ग्राम ऑफ इथाइल ईथर में। ओके, चलिए, तो ये इथाइल ईथर भी आपका समझ में आ गया। फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट भी दिया हुआ है,
है ना, इथाइल ईथर का फ्रीजिंग पॉइंट है 1.79 डिग्री सेल्सियस पर मोलरिटी। तो यहाँ क्या पूछ रहे हैं हम आपसे, यहाँ पूछ रहे हैं बताइए डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। तो गिवन डाटा की हेल्प से आसानी से फॉर्मूला यूज करके अब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए ट्राई कीजिएगा दोनों का, अगले क्लास में इसका आंसर आपको बता देंगे चेक करने के लिए। ओके चलिए, तो आई थिंक आपको ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। और हम चाहते हैं कि आपको एक और बात बता दें कि इस डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग कहाँ कहाँ इसको अप्लाई करते हैं, दैट मीन एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। वैसे जगह चले जाइए जहाँ बर्फ ही बर्फ होता है, जहाँ रोड सड़क जो होता है वो पूरे बर्फ से भर जाता है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर पे काफी कोल्ड होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। अब सोचिए जब हम कार यहाँ पे चलाएंगे तो कार में आप जानते होंगे अंदर इसके अंदर तो वहाँ पर एक टैंक होता है जहाँ पानी डालते हैं, देखते हैं पानी डालते हैं। उस वाटर टैंक में क्या होगा स्टूडेंट, सोचिए जब यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाएगा, जब यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो जाएगा, तो इसके अंदर जो हम लोग इसके अंदर जो हम एक टैंक पे जो पानी डालते हैं, बताओ वो पानी क्या करेगा। इस टेम्परेचर के कम होने के कारण, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर होने के कारण, है ना, आईसी प्लेसेस में क्या होगा, वो वाटर फ्रीज कर जाएगा। जब वाटर फ्रीज कर जाएगा तो बताओ हमारा जो कार का जो प्रॉपर फंक्शन है वो क्या कर पाएगा, क्या इसका जो प्रॉपर फंक्शन है उस वाटर के जम जाने से, वाटर के फ्रीज करने पर इसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ऑफ कोर्स क्रिएट होगा। तो बताइए क्या करना होगा। तो ऐसी जगह पर हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इस टैंक पर, इस वाटर के टैंक पर हम इथिलीन ग्लाइकोल डालते हैं। क्या डालते हैं, इथिलीन ग्लाइकोल। अब बोलेंगे सर इथिलीन ग्लाइकोल क्या है। इथिलीन ग्लाइकोल यहाँ कर सकते हैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, जिसके ऐड करने से क्या होगा, ऐड करने से इसके फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। यानी जो जिस टेम्परेचर फ्रीज कर जा रहा था वाटर, अब वो वाटर फ्रीज नहीं करेगा। इसको बोल सकते हैं एंटी फ्रीज। एंटी फ्रीज क्यों, चूंकि फ्रीज होने ये नहीं देगा। तो हम यहाँ के वाटर को फ्रीज होने से, मतलब सॉलिड में चेंज होने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रीजिंग एजेंट यूज करते हैं। फ्रीजिंग एजेंट हम यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, इथिलीन ग्लाइकोल यूज कर रहे हैं। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाटर टेक्स प्लेस व्हेन अप्रोप्रिएट या अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, एक डिफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम ऐड करते हैं। इथिलीन ग्लाइकोल जिसे कहते हैं एंटी फ्रीज, जिसको क्या बोलेंगे, एंटी फ्रीज। क्यों एंटी फ्रीज बोलते हैं, क्योंकि फ्रीज का विरोधक, क्योंकि ये वाटर को अब फ्रीज होने नहीं देगा। क्यों नहीं देगा बताइए, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े ना कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से जिस टेम्परेचर पर पड़े प्योर सॉल्वेंट जो फ्रीज कर रहा था, अब उस टेम्परेचर पर वो फ्रीज नहीं करेगा। ओके, तो समझना गया आप लोग को। तो यहाँ पर हम एंटी फ्रीज के रूप में क्या यूज करते हैं, इथिलीन ग्लाइकोल यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं आया, ताकि फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाए, ताकि ऐसे क्लाइमेट पर, ऐसे कम टेम्परेचर वाले एरिया पर हमारा ये वाटर टैंक वाटर फ्रीज ना कर जाए। ओके चलिए आगे देखिए। अक्सर ये प्रॉब्लम होता है कि जब ये रोड जो सड़क होती है इसमें पूरे बर्फ से, स्नो से पूरा ढक जाता है। अब सोचिए जब यहाँ से हम लोग कार चलाएंगे तो कार चलाने में प्रॉब्लम होगा नहीं होगा, बिल्कुल कार फिसलता जाएगा, हम लोग चला नहीं पाएंगे। तो बताइए सर क्या सॉल्यूशन है। हम डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के कॉन्सेप्ट से हम इस आइस को हम मेल्ट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर हम यहाँ के जो आइस, जो वाटर जो आइस बन जा रहा है उसको हम रोक सकते हैं। तो अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट का स्प्रिंग करेंगे, थ्रो करेंगे, सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड जब यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो बताइए यहाँ जो वाटर जो फ्रीज कर रहा था, अब जिस टेम्परेचर तक फ्रीज कर रहा था, अब ये सड़क फ्रीज नहीं करेगा। The addition of these solute, sodium chloride and calcium chloride, depresses the freezing point. यहाँ के वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर रहा है, डिप्रेस कर रहा है, डिप्रेस में कम कर रहा है। टू एक्सटेंड दैट इट कैन नॉट फ्रीज एट द प्रिवेलिंग टेम्परेचर। यहाँ के टेम्परेचर पर ये फ्रीज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमने यहाँ कोई सॉल्यूट ऐड कर दिया है, इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया है। सॉल्यूट ऐड करने से क्या हो जाएगा, इसकी फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ही घट जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, जिससे सड़क हमेशा क्लियर रहेगा, आने जाने वाले को किस तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। समझना। तो इस तरह हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का यूज कहीं कहीं देखने को हमें मिलता है। ओके चलिए, तो आज का क्लास हमें उम्मीद है कि ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यदि आपको कोई दिक्कत हो रहा हो तो आप वीडियोस को फिर से पॉज करके सुनिए, समझिए, या फिर वीडियो को रिकैप करके समझिए, रिप्लाई करके देखिए, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। चलिए आज इस क्लास को हम लोग यही तरह रखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। थैंक यू, स्टे होम, सेव लाइफ, घर में रहे, सुरक्षित रहे और घर में रखा मन लगा पढ़िए। और इस लॉकडाउन ई पाठशाला DC रामगढ़ के द्वारा इस चैनल को से हमेशा जुड़े रहिए। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके।